नमस्कार। श्रीमान आयुक्त कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देशानुसार आयोजित ज्ञानदूत 2.0 ऑनलाइन व्याख्यान श्रृंखला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं बोल रहा हूं डॉक्टर डी के चारण, एसोसिएट प्रोफेसर इतिहास विभाग, राजकीय लोहिया महाविद्यालय चूरू। आज हमारे साथ होंगे डॉक्टर पूर्णमल मीना। आप राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय सीकर के इतिहास विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हैं। मैं डॉक्टर मीना का स्टूडियो में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज आपके व्याख्यान का शीर्षक रहेगा बिंदुसार। डॉक्टर मीना से निवेदन है कि वे अपना व्याख्यान प्रस्तुत करें। डॉक्टर पूर्णमल मीना। आप सभी को मेरा नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब, जैसा कि शुरू आपको करें। विदित है, सभी को नमस्कार। जैसा कि विदित है, आज हमारा टॉपिक है बिंदुसार। मौर्य साम्राज्य के दूसरे शासक जो चंद्रगुप्त मौर्य के पुत्र हैं और जिन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में मगध पर शासन किया, उनके बारे में हम आज जानेंगे कि बिंदुसार का जीवन कैसा था, उनके जीवन में क्या कठिनाइयां थी, क्या उन्होंने प्रोग्रेस की और कैसे उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा स्थापित साम्राज्य की सुरक्षा रक्षा की। ये आज हमारा टॉपिक है, बिंदुसार मौर्य। बिंदुसार मौर्य के इस टॉपिक को हम अध्ययन की दृष्टि से छोटे छोटे पॉइंट्स में बांट लेते हैं और वो पॉइंट्स होंगे बिंदुसार का प्रारंभिक जीवन, बिंदुसार के जो विभिन्न नाम मिलते हैं उन नामों के बारे में, उनके अर्थों के बारे में जानेंगे। तीसरे बिंदु के रूप में हम बिंदुसार की जो प्रारंभिक विजय हैं और जो विद्रोह हुए हैं उनके समय पर, उनके बारे में जानेंगे अगले बिंदु के रूप में। इसके बाद में हम बिंदुसार की विदेश नीति, जिसके बारे में भी अक्सर ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस और वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस और जो है लघुत्तरात्मक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उनका अध्ययन करेंगे। और अंत में हम बिंदुसार का योगदान और उसकी मृत्यु के ऊपर चर्चा करेंगे। तो ये हमारा आज का बिंदुवार कार्यक्रम रहेगा बिंदुसार को लेकर के। सबसे पहले आता हूं मैं बिंदुसार के प्रारंभिक जीवन पर। जैसा कि हम सभी जानते हैं, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र था और बिंदुसार को उन सब कठिनाइयों का सामना नहीं करना पड़ा जो उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य को करना पड़ा था। चंद्रगुप्त मौर्य ने तो बहुत कठिनाई पूर्ण जीवन जी करके और अपनी योग्यता से, अपने गुरु के सहयोग से मगध का साम्राज्य स्थापित किया, मगध का साम्राज्य प्राप्त किया, फिर उसको और विस्तृत किया और विदेशी शक्तियों को भी उसने हराया, जैसा कि कल के व्याख्यान में हमने इसको जानने का प्रयास किया था। तो चंद्रगुप्त मौर्य जितना संघर्ष बिंदुसार को नहीं करना पड़ा। बिंदुसार को कहते हैं कि बिंदुसार भारत का पहला सिजेरियन शासक है। प्रारंभिक जीवन की जब हम बात करें, पहला सिजेरियन शासक जैन ग्रंथों में बिंदुसार को कहा गया है। सिजेरियन कैसे? कहते हैं कि बिंदुसार का जन्म उसके 9 महीने पूर्ण होने से पहले ही गर्भ से उसका जन्म करवाया गया था, चीर फाड़ करके। तो इस हिसाब से जब उसका सिजेरियन यानी चीर फाड़ करके जब उसका जन्म हुआ तो उसको जैन ग्रंथों में प्रथम भारत का प्रथम सिजेरियन शासक कहा गया है। अब ये कितना सत्य है, कितना असत्य है, ये तो इतिहास की बात है, शोध का विषय है। पूर्ण रूप से कहना एकदम सत्य है या नहीं, ये कुछ नहीं कहा जा सकता। पर जैन ग्रंथों में बिंदुसार को प्रथम सिजेरियन शासक कहा गया है, भारत का प्रथम सिजेरियन शासक मानते हैं। इसके नाम को लेकर के जो इनका नाम बिंदुसार पड़ा है, कहते हैं कि जब बिंदुसार का जन्म हुआ था उसी समय से इनके ललाट पे एक बिंदु था। और ये बिंदु किस चीज का था, इसके बारे में भी कहानी मिलती है कि उस जमाने में विष कन्याओं का दौर चलता था। एक शासक दूसरे शासक
को परास्त करने के लिए विष कन्याओं का उपयोग करता था। और कहते हैं कि चाणक्य भी प्रारंभिक अवस्था से ही चंद्रगुप्त मौर्य को विष कन्याओं से बचाने हेतु धीरे धीरे धीमा धीमा जहर दिया करता था, ताकि अगर गलती से भी चंद्रगुप्त मौर्य विष कन्याओं के प्रभाव में आ जाए, विष कन्याओं के संपर्क में आ जाए, तो उस पर जहर का असर नहीं हो और वह लंबे समय तक साम्राज्य की रक्षा कर सके, अपने जीवन की रक्षा कर सके। इसलिए चाणक्य के निर्देशानुसार बचपन से ही चंद्रगुप्त मौर्य को थोड़ा थोड़ा धीमा धीमा जहर दिया जाता था। और उस जहर के प्रभाव से कहते हैं कि कई वर्षों तक जब वो बहुत युवा हो गया, उसकी उम्र काफी हो गई, तब उसको बच्चा नहीं हुआ या उसको संतान नहीं हुई, तब कहते हैं कि चाणक्य ने अपने प्रभाव से, अपनी दवाइयों से, अपने औषधीय ज्ञान से उसने उनका जहर कम किया। पर फिर भी थोड़ा सा जहर का कुछ अंश उसके बॉडी में रह गया। और जब बिंदुसार का जन्म हुआ तो जो कि जैसा कि बताया कि सिजेरियन जन्म हुआ था उनका, चीरफाड़ से, पेट से चीरफाड़ करके उनका जन्म हुआ था। उसके जब उसका जन्म हुआ तो उसके ललाट पर ये बिंदु प्रारंभिक जन्म से ही उसके मस्तिष्क पर दिखाई देता है। शायद इसीलिए इसका नाम बिंदुसार रखा होगा, ऐसा भी इतिहासकार मानते हैं। तो ये कुछ प्रारंभिक से जुड़ी हुई कहानी बिंदुसार से संबंधित थी जो मैंने आपको बताई। अब हम चर्चा करते हैं इनके कई नामों की लेकर। जैसे हमारे जो पुराण है, और पुराणों में भी जो वायु पुराण है, उसमें बिंदुसार के नाम के अतिरिक्त जो नाम मिलते हैं वो है नंदसार, भद्रसार, वारिसार। ये सारे नाम जो है वायु पुराण में बिंदुसार के लिए लिए गए हैं, उनके नामों का उल्लेख मिलता है। इसी प्रकार से एक चीनी ग्रंथ है जिसका नाम है फायुन चूलिन। उस ग्रंथ में बिंदुसार का नाम बिंदुपाल भी मिलता है। जैन ग्रंथ राजावली कथा में चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम सिंहसेन मिलता है। सिंहसेन, सिंहासन, इस तरह का नाम मिलता है। तो यूनानी इतिहासकारों ने बिंदुसार को अमित्रोचेटिस और एलिट्रोचेटिस के नाम से संबोधित किया है। और हमारे इतिहासकारों ने अमित्रोचेटिस का समीकरण संस्कृत में अमित्र घात से किया है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शत्रुहंता। अमित्रोचेटिस, ये भी मैं बताता चलूं कि अमित्रोचेटिस यूनानी इतिहासकार एथेनियस ने इनको अमित्रोचेटिस कहा है। और कई बार छोटे मोटे जो एग्जाम्स हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स हैं, उनमें ये प्रश्न आ भी चुका है कि किस शासक का नाम अमित्रोचेटिस था। तो उसमें जो एबेसिडे के आंसर आते हैं उनमें ये हमारे लिए जानना जरूरी है कि अमित्रोचेटिस नाम जो है वो बिंदुसार का नाम है। और इसके जो हम संस्कृत में इसका समानांतर जो किया गया, इसका जो अर्थ किया गया वो है अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है शत्रुहंता। स्ट्रेबो ने बिंदुसार को एलिट्रोचेडिस कहा है, एलिट्रोचेडिस, जिसका संस्कृत में अनुवाद किया गया अमित्र खाद, और जिसका शाब्दिक अर्थ हुआ शत्रुओं का भक्षक, अर्थात शत्रुओं का नाश करने वाला। हाँ, दूसरे शब्दों में कहें तो दुश्मनों का दुश्मन, अर्थात दुश्मनों को समूल रूप से नष्ट करने वाला व्यक्ति जो था, उसको अमित्रोचेटिस या एलिट्रोचेटिस यूनानी इतिहासकारों ने कहा है। जैन ग्रंथों में जैसा मैंने बताया कि इसको प्रथम भारत का सिजेरियन शासक स्वीकार किया गया है। और ऐसा माना जाता है कि उस जहर की वजह से इनका जन्म जो है कि जाके अगर बॉडी में ज्यादा जहर नहीं फैल जाए, इनकी माताजी के बॉडी में जहर की कोई मात्रा चली गई थी, उस वजह से इनका सिजेरियन ऑपरेशन करके उस जमाने में, हालांकि कौन सा वैद्य था और कोई ज्यादा विवरण इसके बारे में नहीं मिलता, तो जैन ग्रंथ ये कहते हैं। बिंदुसार की मां का नाम आचार्य हेमचंद्र ने दुर्धरा बताया है।
आचार्य हेमचंद्र, जो प्राचीन काल के प्रसिद्ध जैन विद्वान हुए हैं, जिनकी बहुत प्रसिद्ध पुस्तक भी है प्रशिष्टि पर्वन, और भी कई पुस्तकें हैं। उनमें सबसे जो सही नाम मिलता है वह है दुर्धरा, अर्थात जो बिंदुसार है वो दुर्धरा के पुत्र थे। महावंश में इनकी पत्नी का नाम धम्मा बताया गया है, तो अशोका अवधान में पत्नी का नाम सुभद्रांगी बताया गया है। बिंदुसार ने कब शासन प्राप्त किया, कब राज्यारोहण हुआ, इसके बारे में दो तिथियां मिलती हैं। कुछ इतिहासकार और कुछ ग्रंथ कहते हैं, जिसमें जैन ग्रंथ हैं, बौद्ध ग्रंथ हैं, वो कहते हैं कि बिंदुसार 300 ईस्वी के पूर्व में शासन पर शासनारूढ़ हुआ, और ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि बिंदुसार जो है वो 298 ईस्वी पूर्व में शासनारूढ़ हुआ। ये कुछ कंट्रोवर्सी है, पर दो तिथियां मिलती हैं, 300 ईस्वी पूर्व और 298 ईस्वी पूर्व। ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि बिंदुसार ने लगभग 25 वर्षों तक शासन किया मगध पर, पूरे देश पर, मगध साम्राज्य के ऊपर। और इन 25 वर्षों में उसने 4 प्रधानमंत्री देखे, या यूं कहिए कि बिंदुसार के समय में 4 मंत्री, 4 पुरोहित, महामंत्री कह सकते हैं, प्रधानमंत्री कह सकते हैं, मंत्री कह सकते हैं, 4 मंत्री हुए जिनका सहयोग बिंदुसार को प्राप्त हुआ। ये भी कई बार परीक्षा में पूछ लिया जाता है। और इन 4 सहयोगियों में, इन 4 प्रधानमंत्रियों में नाम आता है सबसे पहले चाणक्य का। चाणक्य चंद्रगुप्त मौर्य के बाद में कुछ वर्षों तक, ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि कुछ वर्षों तक बिंदुसार के साथ भी उसने प्रधानमंत्री के रूप में काम किया। दूसरा प्रमुख नाम जो आता है वो आता है खल्लाटक। पहला हो गया चाणक्य, दूसरा खल्लाटक, तीसरा जो नाम आता है वो आता है राधागुप्त नामक विद्वान, जो इनका प्रधानमंत्री रहा, और चौथा नाम आता है सुबंधु। अर्थात बिंदुसार के समय 4 प्रधानमंत्री ने कार्य किया, जिनके नाम मैंने बताए आपको, चाणक्य, खल्लाटक, राधागुप्त और सुबंधु। इन के सहयोग से बिंदुसार ने अपने पिता चंद्रगुप्त द्वारा स्थापित मगध के शासन को सुरक्षित किया, और कुछ विद्रोह जो हुए, कुछ सीमाओं को बढ़ाने का प्रयास भी किया। तो अब हम संक्षिप्त में जानते हैं कि कौन से क्षेत्र को इसने जीता, या कौन से क्षेत्र में अपने साम्राज्य का विस्तार किया। तो जो उल्लेख आता है, लामा तारानाथ ने ये उल्लेख हमें, ये बात हमें बताई है, या लामा तारानाथ ने हमें अपने लामा तारानाथ के साहित्य से हमें ये जानकारी प्राप्त होती है कि बिंदुसार के समय में चाणक्य ने पूर्वी और पश्चिमी घाट के 16 नगर के राजाओं को, 16 शासकों को पराजित किया, और पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक बिंदुसार के साम्राज्य को फैलाया। अब इसी का समर्थन बुद्ध घोष की पुस्तक सामंत पासादिका भी करती है। बुद्ध घोष जो महान जैन बौद्ध विद्वान हुए, वो भी इस बात का समर्थन करते हैं कि प्रारंभिक काल में बिंदुसार ने पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट तक अपने साम्राज्य को फैलाया। संभावना यह है कि शायद कुछ इलाका जो चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाया था, उस इलाके को बिंदुसार ने चाणक्य के सहयोग से जीता, और इस बात का उल्लेख, जैसे मैंने बताया, बुद्ध घोष और लामा तारानाथ ने किया है। तारानाथ के कथन से ही यह भी सिद्ध होता है कि दक्षिण भारत के कुछ इलाकों को भी बिंदुसार ने विजित किया। कौन से वो इलाके? कर्नाटक के आसपास के इलाके, जिनको संभवतया चंद्रगुप्त मौर्य नहीं जीत पाया था, उन इलाकों को भी बिंदुसार ने जीता। बिंदुसार के समय की जो सबसे बड़ी उपलब्धि है वो ये है कि बिंदुसार के समय 2 बहुत बड़े विद्रोह हुए थे।
और उन विद्रोह को बिंदुसार ने दबवाया। बिंदुसार शासक था, अन्य प्रांतीय शासक शासन कर रहे थे, और ये जो विद्रोह थे, ये सबसे पहला जो बड़ा विद्रोह था वो था तक्षशिला का विद्रोह। तक्षशिला का विद्रोह क्यों हुआ, क्या कारण थे, ये भी कई बार जो लघुतरात्मक प्रश्न है उनमें प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हमें पता होना चाहिए कि तक्षशिला इस समय मगध का भाग था, और तक्षशिला में बिंदुसार के समय में उसका एक पुत्र जिसका नाम सुसीम मिलता है, सुसीम वहां का गवर्नर था। और सुसीम के गवर्नर रहते हुए ही तक्षशिला की आम जनता ने, तक्षशिला के नागरिकों ने विद्रोह कर दिया था। क्यों कर दिया था? क्योंकि वहां के राज्य कर्मचारियों के अत्याचारों व उनके अन्यायपूर्ण शासक से वहां की जनता जो थी वो पीड़ित थी, और उन राज्य कर्मचारियों के विरोध में उन्होंने विद्रोह कर दिया। सुसीम वहां का गवर्नर था, वो शायद उस विद्रोह को नहीं दबा सका, इसलिए उस समय के तत्कालीन गवर्नर, दूसरा गवर्नर जो उज्जैनी का गवर्नर था, जिसका नाम अशोक है, जो आगे चल करके हम देखते हैं कि बिंदुसार के बाद शासक बना, अशोक महान के नाम से इतिहास में जाना जाता है। उस समय अशोक महान जो था, महान नहीं था अशोक, उस समय उपराजा था, या गवर्नर जिसको हम कहते तो ज्यादा अच्छा रहेगा, गवर्नर था उज्जैनी का। और उज्जैनी के गवर्नर अशोक को तक्षशिला के विद्रोह को दबाने के लिए भेजा गया। अशोक जो है पूरे दल बल के साथ सेना वगैरह लेकर के तक्षशिला की तरफ रवाना हुआ। इतिहास में लिखा है, कहते हैं कि जब इस बात की सूचना तक्षशिला के नागरिकों को पता चली, इस बात का पता चला कि अशोक सेना के साथ आ रहा है, तो रास्ते में ही कुछ नागरिक और उनका प्रतिनिधि मंडल तक्षशिला के रास्ते में ही अशोक से मिला, और अशोक को बताया कि हम लोग ना तो राजकुमार सुशील के विरोध में हैं, और ना ही हम महाराज बिंदुसार के विरोध में हैं, बल्कि हम तो दुष्ट अमात्य हमारा अपमान करते हैं, अतः हम लोग उनके विरोध में उठ खड़े हुए हैं। तो कहते हैं अशोक ने बड़ी निपुणता के साथ, नीति के साथ, और बड़े ही शांतिपूर्ण से ढंग से उनकी बात सुन करके तक्षशिला के विद्रोह को दबाया। और ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी बिंदुसार की, कि उसने अपने पुत्र, योग्य पुत्र अशोक को भेजकर तात्कालिक रूप से एक जो बहुत बड़ा विद्रोह हो सकता था, उस विद्रोह को तुरंत ही दबवा दिया। और अशोक ने तक्षशिला के विद्रोह को शांत किया। इसी प्रकार कुछ इतिहासकार कहते हैं कि नेपाल के समीप खस नामक जगह पर भी बिंदुसार के समय विद्रोह हुआ, जिस विद्रोह को भी अशोक के द्वारा ही दबवाया गया। अशोक को भेज करके ही उस विद्रोह को भी शांत करवाया गया। ये एक संक्षिप्त सी चर्चा हमने उनके बिंदुसार के विद्रोह को लेकर की है। अब हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला पॉइंट है बिंदुसार की विदेश नीति। बिंदुसार ने अपने जो मित्र उसके पिता चंद्रगुप्त मौर्य ने बनाए थे, जो विदेशों के साथ संबंध स्थापित किए थे, उनसे किसी से भी मित्रता को नहीं तोड़ा। उनसे सभी विदेशी शासकों के साथ मित्रवत व्यवहार रखा, और उनसे भी आगे बढ़ करके, थोड़ा बहुत ये कहूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि उन्होंने और उन व्यवहार को और आगे बढ़ाया, मित्रता को और आगे बढ़ाया। जैसा कि हमें पता है, कल हमने देखा था कि सेल्यूकस का एक राजदूत मेगास्थनीज, जिसने इंडिका नामक पुस्तक भी लिखी, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में सेल्यूकस के राजदूत के रूप में नियुक्त हुआ था। उसी कड़ी में जब सेल्यूकस की मृत्यु हो गई, और सेल्यूकस के बाद उसका बेटा एंटियोकस प्रथम, जो सेल्यूकस का इलाका था, जो जिसको हम बाद में आजकल सीरिया के नाम से जानते हैं, बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं, उस इलाके का जब एंटियोकस प्रथम शासक हुआ, तो बिंदुसार ने भी वो मित्रता ज्यों की त्यों रखी। और इस मामले में
उसने अपने पिता की नीति का ही अनुसरण किया और सभी विदेशी राजाओं के साथ मित्रवत या मैत्रीपूर्ण व्यवहार रखा। स्ट्रेबो और एथोनियस के अनुसार सेल्यूकस के उत्तराधिकारी एंटियोकस प्रथम, जो कि सीरिया का शासक था, सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने डाइमेक्स को अपना राजदूत बनाकर बिंदुसार के दरबार में भेजा। जबकि इसी बात का विरोध पिल्ली करता है। पिल्ली कहता है कि डाइमेक्स जो है वो सीरिया के शासक का राजदूत नहीं था, बल्कि वो मिस्र के शासक टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस का राजदूत था। खैर, वो ये थोड़ा सा अभी भी विरोधाभासी रहेगा, पर हमारे लिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डाइमेक्स जो है वो एक राजदूत था विदेशी शासकों का, और वो बिंदुसार के दरबार में नियुक्त था। इससे भी बड़ी बात ये, जो परीक्षा में अक्सर प्रश्न पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और हमारी यूनिवर्सिटी के एग्जाम्स में भी प्रश्न पूछा जा चुका है, फिर भी पूछे जाने की संभावना है कि भारत के मगध के शासक बिंदुसार ने एंटियोकस प्रथम से 3 चीजें मंगवाई थी। वो कौन सी थी? वो 3 चीजें थी: मीठी शराब, अंजीर और दार्शनिक। जैसा कि इतिहास हमें बताता है कि सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने बिंदुसार के साथ दोस्ती निभाते हुए, मैत्रीपूर्ण व्यवहार निभाते हुए 2 चीजें अर्थात मीठी शराब और अंजीर तो भिजवा दी, पर दार्शनिक नहीं भिजवाया। क्यों नहीं भिजवाया? क्योंकि दार्शनिक भेजना उस जमाने के हिसाब से उनके कानून के अनुसार गलत था। दार्शनिकों की खरीद फरोख्त नहीं हो सकती थी। इसलिए सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम ने मीठी शराब और अंजीर तो भिजवा दी, पर दार्शनिक नहीं भिजवाया। और यही चीज परीक्षा में कई बार पूछी जाती है। यही एक प्रश्न बनता है जो आप विद्यार्थियों को याद रखना चाहिए। इसी प्रकार से अन्य इतिहासकारों के अनुसार मिस्र के शासक टालेमी सेकंड फिलाडेल्फस ने डायनोसिस को बिंदुसार के पास राजदूत बनाकर भेजा था, जो बिंदुसार के दरबार में मिस्र के राजदूत के रूप में कई वर्षों तक कार्य करता रहा। और जैसा कि हम जानते हैं कि डायनोसिस न केवल बिंदुसार के दरबार में कार्यरत रहा, बल्कि वह अशोक महान के राज दरबार में भी कार्यरत रहा। आगे चलकर अशोक के दरबार में भी वो कार्य करता रहा। तो ये विदेश नीति के मामले में हम ये कह सकते हैं कि इसने विदेशों के साथ अपने प्रेमपूर्ण व्यवहार रखा, मित्रवत व्यवहार रखा। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं तो उसने किस प्रकार योगदान। देखिए, इसमें 2 बातें हम छोटी छोटी जानना चाहेंगे। पहले ये कि बिंदुसार का सबसे बड़ा योगदान ये है कि उसने अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य की सुरक्षा की, विद्रोहों को दबाया, विदेशी शासकों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध बनाकर रखे और अपने पिता से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित रखते हुए जिस प्रकार से उसको विरासत था, ठीक उसी प्रकार से उसने अपने पुत्र उत्तराधिकार के रूप में सौंप दिया। की सहायतार्थ कहते हैं 500 की वाली एक सभा का उल्लेख भी इतिहास, जो समय समय पर बिंदुसार का मार्गदर्शन, बिंदुसार जो है उस 500 सदस्यों वाली सभा से मार्गदर्शन लेता था। बिंदुसार के समय में सामान्य जनजीवन बहुत ही सुखी एवं समृद्ध था। ऐसा हमारे जो बौद्ध धर्म ग्रंथ है, जैन धर्म ग्रंथ है, उनसे हमें पता चलता है। ये भी पता चलता है कि बिंदुसार की धार्मिक मामलों में गहरी रुचि थी। बिंदुसार धार्मिक मामलों में गहरी रुचि रखता था। बिंदुसार
आजीविकों से या आजीविक संप्रदाय से गहराई तक प्रभावित था और आजीविकों को उसने संरक्षण भी प्रदान कर रखा था। आजीवक परिवारजक का नाम बड़े सम्मान से उसके दरबार में लिया जाता था और आजीवक परिवारजक उसके दरबार की शोभा था। ऐसा भी हम इतिहास में देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वो केवल आजीवकों के प्रति ही ज्यादा प्रभावित था तो इसका मतलब उन्होंने आजीवकों को ही सम्मान प्रदान किया था। महावंश टीका के अनुसार हमें पता चलता है कि बिंदुसार ने लगभग 60,000 ब्राह्मणों को भी सम्मान प्रदान किया था। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आजीविक संप्रदाय से प्रभावित होते हुए भी वह अन्य धर्मों का भी संभवतः समान रूप से आदर सत्कार करता था, जैसा कि महावंश के अनुसार बिंदुसार ने 6,000 ब्राह्मणों को सम्मानित किया था। ऐसा हम मान सकते हैं कि बिंदुसार की इस उदार धार्मिक नीति का प्रभाव संभवतः अशोक पर भी पड़ा होगा और अशोक शायद जो आगे चल करके धर्म सहिष्णु बन पाया उसमें कहीं ना कहीं बिंदुसार का भी योगदान है। तो हमने एक संक्षिप्त व्याख्यान, क्योंकि और बहुत सारी सामग्री बिंदुसार से संबंधित जो कि बुक्स में है, वो यही है कि बिंदुसार ने चंद्रगुप्त मौर्य से प्राप्त साम्राज्य को सुरक्षित किया और उत्तराधिकार के रूप में अशोक को सौंप दिया। तो मैं संक्षिप्त में कहूं तो ये कहूंगा कि बिंदुसार के शासन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह मानी जा सकती है कि उसने अपने पिता के साम्राज्य की निष्ठापूर्वक रक्षा की तथा इसे विरासत के रूप में अपने पुत्र अशोक के लिए सुरक्षित रखा और उसको सौंप दिया। अंततोगत्वा 25 से 28 वर्ष तक शासन करने के बाद बिंदुसार की मृत्यु हो गई। मृत्यु को लेकर के दो तिथियां मिलती है। के अनुसार 273 ईस्वी पूर्व में बिंदुसार की मृत्यु हुई और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 270 ईस्वी पूर्व में, यानी कुछ इतिहासकारों के अनुसार बिंदुसार ने 27-28 वर्ष शासन किया और कुछ इतिहासकारों के अनुसार 25 वर्ष शासन किया। पाली साहित्य के अनुसार 27-28 वर्ष और अन्य के अनुसार 25 वर्ष। राधा कुमुद मुखर्जी एवं अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि 272 ईस्वी में बिंदुसार की मृत्यु हो गई। इस प्रकार आज का हमारा व्याख्यान यहीं समाप्त होता है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद। चलो